हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास सिंह एंड आई वेलकम यू ऑन दिस पॉडकास्ट। आज हमारे बीच में बहुत रिस्पेक्टेड एक गवर्नमेंट ऑफिसर मौजूद हैं। उनकी रिस्पेक्ट का लेवल ये बताएं हम कि मध्य प्रदेश में उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया। उसके बाद भी आज वो जब हमारे बीच में मध्य प्रदेश में काम नहीं कर रहे हैं, नॉर्थ में काम कर रहे हैं, मेघालय में काम कर रहे हैं, फिर भी आज भी मध्य प्रदेश के ज्यादातर एंटरप्रेन्योर जो उनसे संपर्क में रहे हैं, कोई भी दिक्कत आती है तो उनको फोन लगा के और अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। तो वी हैव मिस्टर नीलेश त्रिवेदी विथ अस। ही हैज गुड कॉर्पोरेट एक्सपोजर बिफोर स्टार्टिंग विथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने 3 साल अलग अलग कॉर्पोरेट्स में काम किया, रेनबेक्सी और एशियन पेंट्स जैसे कंपनीज के साथ में, निकोलस जैसी कंपनीज के साथ में काम किया। एंड आफ्टर दैट ही जॉइंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड nowadays he is working with MSME department, government MSME, national government's MSME department as branch head in DIC. So he'll be able to share a lot of things with us अबाउट द पॉलिसीज। क्या क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट ऐसी चला रही है, भारत सरकार ऐसी चला रही है, क्या स्कीम्स चला रही हैं जिनके हमारे एंटरप्रेन्योर्स को बेनिफिट मिल सकते हैं और उनको लेना चाहिए। कई बार हम लोगों को ये लगता है कि अरे गवर्नमेंट बेनिफिट्स बहुत डिफिकल्ट हैं, बहुत मुश्किल आती हैं, तो इन मुश्किलों को कैसे सॉल्व किया जाए और इनको, इन बेनिफिट्स को कैसे लिया जाए, इस बात को समझने के लिए आज हमने नीलेश सर से रिक्वेस्ट किया था कि आज वो हमारे हमें टाइम दें। एंड ही इज़ वेरी ग्रेशियस टू शेयर हिज टाइम विद अस। तो चलिए हम बात शुरू करते हैं। नीलेश सर, ओवर टू यू। सबसे पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि क्या बातें हम करना चाहेंगे यहाँ पे। हमारे तो बहुत सारे प्रश्न हैं एंटरप्रेन्योर्स के, वो मैं आपसे पूछता रहूंगा। इस चीज में व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, वो पहले रख लें इस डिस्क। देखिए विकास सिंह जी, सबसे पहले आपने जो बात कही है कि अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अपने कंट्री में। मतलब हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री एसोसिएशन, स्टेट गवर्नमेंट के सब प्रयासों के बाद भी स्टिल एंटरप्रेन्योर जो है मीडिएटर्स में फंस जाता है। और प्रॉपर इंफॉर्मेशन के अभाव में उसको लोन भी नहीं मिल पा रहा है, सब्सिडी भी नहीं मिल पा रही है, इंसेंटिव और कंसेशंस भी नहीं मिल पा रहे हैं। वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट, व्हाट आर द गवर्नमेंट फैसिलिटीज। तो ये सब में जो है एंटरप्रेन्योर पूरी तरह से घिरा हुआ है। और उसका ये प्रूफ है कि आज हमारा यदि एंटरप्रेन्योर बेस देखें तो एंटरप्रेन्योर बेस एज पर 17 डाटा 6.34 करोड़ एमएसएमई थे, लेकिन आज हो सकता है 9 करोड़ एमएसएमईज होंगे। लेकिन हम्म। इनमें रजिस्ट्रेशन जो है केवल 80%, केवल 20% का रजिस्ट्रेशन है। 80% अभी भी अनरजिस्टर्ड है। इट अच्छा। मीन्स 80% अभी भी गवर्नमेंट से बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, बैंकिंग चैनल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो बीच के इंस्टीट्यूशन से साहूकार, महाजन, फ्रेंड, रिलेटिव या अपने सोर्सेस से पैसा लेके अपना वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि यदि ये पेनिट्रेशन और अवेयरनेस लेवल पहुंच जाए ग्राउंड लेवल तक, तो मेरे हिसाब से हम लोग बहुत मेनी फोल्ड हमारी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, खासकर इकोनॉमिक ग्रोथ को, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ में एमएसएमई का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। 30% हम्म। जीडीपी कंट्रीब्यूशन आता है, और ये सब अभी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का है। और अभी हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो बेसिकली हमें एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करना है, स्ट्रेंथन करना है बाय इंफॉर्मेशन, कि हम इंफॉर्मेशन करें, कम्युनिकेशन करें। और ये जो इस प्रकार का पॉडकास्ट एक नहीं, ये हर वीक, हर मंथ, हर 15 डेज में इवन लाइव इंटरेक्शन भी होना चाहिए, ताकि जिसकी जो जो प्रॉब्लम हो वो सॉल्व होती जाए और लोग इससे फायदा लेते रहे। जुड़ते चले जाएं, बिल्कुल सही है। यही हमारा भी उद्देश्य है कि इंफॉर्मेशन सही जगह एक प्लेटफॉर्म पे स्टोर करके रखी जाए ताकि लोग जुड़ते जाएं और जिनको जहां जरूरत हो वो वहां जाके कनेक्ट हो सके। जैसे बहुत सारे लोगों को इसके बाद यदि आवश्यकता हुई तो वो आपसे आके या डिपार्टमेंट में, यहाँ लोकल डिपार्टमेंट्स में अपने अपने स्टेट्स में कनेक्ट कर सकें। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एमएसएमई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का भी अलग चलता है और भारत सरकार का भी अलग चलता है, ऐसा है जी क्या? हाँ, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में ब्रांच एमएसएमई डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस, तुरा मेघालय में पोस्टेड हूँ। तो हमारा जो हेडक्वार्टर है दिल्ली, उसमें टोटल 60 ऑफिसेस है, जिसमें ब्रांच ऑफिस अलग है और स्टेट का एक हेड ऑफिस अलग है। तो स्टेट हम्म। के, हर स्टेट का अपना एक एमएसएमई डिपार्टमेंट होता है, जो कि हम्म। पहले ये एक्ट आया था, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006।
तो उसके पहले लघु उद्योग एसएसआई की कैटेगरी आती थी, फिर उद्योग आधार आया और अब एमएसएमई आया है। तो बेसिकली जो है सबका स्टेट का भी अलग होता है, सेंट्रल का भी अलग होता है, उनकी स्कीम्स भी अलग अलग होती है। ओके। तो आपके डिपार्टमेंट में अभी स्टार्टअप्स के लिए, मतलब मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले स्टार्टअप्स के लिए कुछ स्कीम्स हैं क्या, बट आपके देखिए, डिपार्टमेंट। अब एक तो विकास जी आप इस चीज को जानते होंगे कि हमारे यहाँ स्टार्टअप एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लोग ये हम्म। समझते हैं कि भाई साहब मुझे ये इंडस्ट्री स्टार्ट करना है तो मैं स्टार्टअप स्कीम में बेनिफिट ले लूं। जबकि हम्म। स्टार्टअप स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने स्टार्टअप को अलग से डिफाइन किया है, जिसमें हम्म। इन्वेंटिव स्टेप्स हो गए, न्यू प्रोडक्ट होगा, है ना। अभी गवर्नमेंट ने एक लाइन और जोड़ दी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये दो फैक्टर्स भी जोड़े हैं। तो अब हम्म। जो है स्केलेबिलिटी के आधार पर और इन फैक्टर्स के आधार पर स्टार्टअप का डेफिनेशन है। तो एस पर यदि हम डीपीआईआईटी के स्टार्टअप की बात करें तो उनके लिए हमारे पास एक एमएसएमई इंक्यूबेशन स्कीम है, ओके। जिसमें यदि आपके एंटरप्रेन्योर, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो या कोई एंटरप्रेन्योर नहीं हो, कोई सीनियर नॉर्मल सिटीजन हो, उसके हम्म। पास कुछ आइडिया है, बिजनेस आइडिया है, और उस हम्म। आइडिया को उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो हम्म। वो उसके लिए हमारे जो 676 पोस्ट इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, हमारे द्वारा अप्रूव्ड हैं, तो वहां जाके वो अपना आइडिया सबमिट करे, और आइडिया यदि उसका सिलेक्ट होता है तो उसको 15 lakhs मिलता है थ्रू होस्ट इंस्टीट्यूशन, जिससे वो क्या करेगा कि वो उस आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेगा विद द हेल्प ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ होस्ट इंस्टीट्यूशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन, या फिर रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल, मेंटोर सपोर्ट, एक्सपोजर विजिट, इस सब का खर्चा जो है हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। और हर बार हम आइडिया हैकाथॉन 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 भी जस्ट आने वाला है, वुमेन्स के लिए भी अलग आया था। तो ऐसे जो इंक्यूबेशन है या स्टार्टअप्स है उसको हम इस प्रकार सपोर्ट करते हैं। तो एक इस स्टार्टअप स्कीम तो का ये हो नाम गया। क्या बताया सर आपने? ये है एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम में इंक्यूबेशन एक कंपोनेंट है। ओके, एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम में इंक्यूबेशन कंपोनेंट। तो ये जो होस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी लिस्ट कहीं मिल सकती है? मान लीजिए मुझे ये कनेक्ट करना है कि इंदौर भोपाल में है। वो आप जो है एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम जो है उस पर पोर्टल पे जाएंगे तो आपको उसको सारी पूरा डाटाबेस आपको मिलेगा। तो एमएसएमई का पोर्टल कौन सा है, ऑफिशियली कौन सा? एमएसएमई यदि आपको हमारी सारी स्कीम देखना है तो माई जी। एमएसएमई डॉट जी ओ वी डॉट इन एक पोर्टल है, उसमें सारी स्कीम्स एक्सप्लेन्ड भी है और सब चीजों का कनेक्टिविटी वहां से हो जाएगा। माई एमएसएमई डॉट जी ओ वी डॉट इन। डॉट जी ओ वी डॉट इन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको हम्म। आप लोग सब लोग ध्यान रखें कि माई एमएसएमई डॉट जी ओ वी डॉट इन पे थोड़ा होमवर्क हम लोगों को ज़्यादा कर लेना चाहिए, बिकॉज उसमें ज़्यादातर स्कीम्स लिस्टेड है। सर बोल रहे हैं सारी लिस्टेड है। सारी लिस्टेड है। और ये सारे होस्ट इंस्टीट्यूशंस को हम कनेक्ट कर सकते हैं वहीं पे। जैसे यस। हमारा स्टार्टअप इंडिया का पोर्टल है, वैसे ही माई हम्म। एमएसएमई पोर्टल है। माई एमएसएमई। उसमें उसमें सारी स्कीम्स भी पढ़ सकते हैं, और ये होस्ट इंस्टीट्यूशन वगैरह के बेनिफिट्स इनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके लिए एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम का एक अलग पोर्टल बनाए हैं, जेड स्कीम का अलग पोर्टल बनाया है, लीन स्कीम का अलग पोर्टल बना हुआ है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम का अलग पोर्टल बना है। तो मतलब इन अच्छा। पोर्टल्स पे भी जा सकते हैं या माई एमएसएमई के थ्रू भी आप जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हाँ, मतलब मेन प्लेटफॉर्म माई एमएसएमई हो माई जाएगा, एमएसएमई। फिर वो अपने आप यस लिंक यस दे देगा वहां से, है यस यस ना, यस यस। रिलेटेड स्कीम्स की। यस वेरी यस। नाइस सर। सो ये तो हुआ कि अच्छा, आइडिया के इनोवेशन स्टेज पे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज पे ही हम ये बेनिफिट ले सकते हैं एज स्टार्टअप, अगर हम रजिस्टर्ड हैं विथ एमएसएमई डिपार्टमेंट, राइट? नॉट नॉट रजिस्टर्ड, आपका जो आपने अपना आइडिया होस्ट इंस्टीट्यूशन को प्रेजेंट करना है, होस्ट इंस्टीट्यूशन हमारी जो अपेक्स कमेटी है उसमें सबमिट करता है, और वो कमेटी जो है साइंस टेक्नोलॉजी आईआईटी टेक्नोक्रेट्स और बिजनेस के जो ग्रुप्स रहते हैं उनके एक्सपर्ट से अप्रूव होता है। तो जब अप्रूवल होता है तब आपको 15 lakhs का ग्रांट, और होस्ट इंस्टीट्यूशन यदि उसने मिनिमम 2 आइडिया यदि उसने अप्रूव होते हैं उसके, तो हम्म। उसको 1 करोड़ का ग्रांट मिलता है फॉर क्रिएशन ऑफ आर एंड डी इंफ्रास्ट्रक्चर। वेरी नाइस। तो ये इंस्टीट्यूट्स भी बहुत पॉजिटिवली इसमें काम करते होंगे। बिल्कुल कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ पर कई इंस्टीट्यूशंस को पैसा भी मिला हुआ है, जैसे आईआईटी को 5 से 6 आइडिया के पहले पैसा मिला हुआ है। एक महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के आइडिया ओरिएंटल जो कॉलेज है उसको भी मिला हुआ है, जो इंदौर का है। तो ऐसे कुछ इनको मिला हुआ है। मोस्टली क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर, सदर्न स्टेट्स जो हैं उनका आइडियाज काफी अच्छे हैं। सदर्न स्टेट्स में पर्टिकुलरली तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटका, यहाँ से काफी हम्म। ज्यादा आइडियाज अप्रूव हुए हैं।
हाँ, वो लोग ज्यादा एक्टिवली, मतलब प्रो लोगों को इनोवेशन अवेयरनेस स्टार्टअप भी का बहुत ज्यादा अच्छा है और कल्चर वहाँ है। एक्टिवली भी एफर्ट लगा रहे होंगे वो लोग। यस 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 यस। ये और हम इसके अलावा इसलिए। स्टार्टअप की यदि आप गवर्नमेंट की बात करें तो डीपीआईआईटी की स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, जिसमें भी बेनिफिट्स वो एंटरप्रेन्योर ले सकता है। लेते ही हैं वो तो, दे हम्म आर टेकिंग। सो हम्म ये हुआ प्रोडक्ट डेवलपमेंट आइडिएशन स्टेज पे, जब आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है तब 15 लाख रुपए तक की ग्रांट मिल जाती है। हम्म। एमएसएमई डिपार्टमेंट में अलग से कोई रजिस्ट्रेशन हमको करना पड़ता है सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा बस ये आपसे रिक्वेस्ट और सबमिशन है कि इस चीज को फैलाइए कि हमारा कोई भी एंटरप्रेन्योर, चाहे वो जी। मैन्युफैक्चरिंग करे, सर्विस इंडस्ट्री में रहे या ट्रेडिंग करे, वो जी। उद्यम रजिस्ट्रेशन डॉट जी ओ वी डॉट इन, इसकी हम्म। वेबसाइट पर जाके फ्री में रजिस्ट्रेशन करना है, एक पैसा नहीं देना है ना। हम्म। नहीं तो आप प्राइवेट वेबसाइट वाले ने खोल रखा है जिसमें 2250, 1800, 5000, 4000 कितना भी वो चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो डोंट गो हम्म। ऑन प्राइवेट वेबसाइट, ऑलवेज गो टू MS उद्यम रजिस्ट्रेशन डॉट जी ओ वी डॉट इन। वहां पर आपको पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट डिटेल, आपका प्रोडक्ट डिटेल, इसके साथ 15 मिनट्स में यू विल गेट योर रजिस्ट्रेशन ऑन योर ईमेल। हाँ, और मेरे ख्याल से बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, क्योंकि सीए यहाँ पे सिंपल। 1000 1500 रुपये चार्ज कर लेते हैं यहाँ पे नहीं, हमारे। ये डिपेंड करता है कि फर्म कौन सी आ रही है। यदि कोई अच्छा टर्नओवर वाली आ रही है तो उससे वो 10,000 50,000 भी ले लेते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? नहीं, मैं तो स्टार्टअप्स को बोलता हूँ तो वो लोग वो खुद करवाने की हम्म। बजाय सीए से करवाते हैं, तो सीए 1000 1500 रुपये तो ले ही लेते हैं सिर्फ उस रजिस्ट्रेशन को। तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा कि एंटरप्रेन्योर बहुत नहीं कर सिंपल है, सके? नॉर्मली कोई भी कर सकता है, 15 मिनट टाइम लगता है और एनी और वो ट्वेल्थ जो, पास कर सकता है। और उद्यम रजिस्ट्रेशन एक बार हो गया तो यू आर रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया तो इट मीन्स अब आपको स्टेट का कोई इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, वो पूरे इंडस्ट्रीज और स्टेट और स्टेटल दोनों के लिए स्कीम्स के लिए एलिजिबल है। ओके। तो ये एक हम्म। वन टाइम शॉट है, मतलब एक ही बार में वन सारा रजिस्ट्रेशन है, प्रॉब्लम हो वन जाता है, रजिस्ट्रेशन है। खत्म हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जी। आप आज मान लो मैन्युफैक्चरिंग आप गारमेंट्स कर रहे हैं, कल आप हम्म। सोचेंगे कि सर मैं तो बेल्ट्स भी करूंगा, सर मैं तो कंप्यूटर भी करूंगा, सर मैं तो पावर में जाना चाहता हूँ, मैं फर्टिलाइजर में जाना चाहता हूँ, फार्मास्यूटिकल में जाना चाहता हूँ। तो एक पेन और एक आधार पर आप 1000 या कितनी भी चाहे इंडस्ट्रीज या एक्टिविटी को ऐड कर सकते हैं। आपको वेरी सेपरेट सेपरेट उद्यम लेने की जरूरत नहीं है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब दूसरा एक क्वेश्चन सर आता है कि जब एंटरप्रेन्योर शुरू करता है तो एक तो हुआ प्रोडक्ट डेवलपमेंट ग्रांट मिल जाती है, मान लीजिए वो किसी इंक्यूबेशन में, होस्ट इंक्यूबेटर में आपके जाके और काम शुरू कर देता है और ग्रांट ले लेता है। अब उसको बेसिक सीड फंड रिक्वायरमेंट पड़ती है कि 10 20 50 लाख रुपए जो शुरू में चाहिए हैं, वो 10 20 लाख रुपए, 50 तो फिर भी ज्यादा हो गए। मैं मेरे ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स को बोलता हूँ इतने बड़े इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में नहीं करना। बट इस तरह की कोई स्कीम है क्या जो बिना कोलेट्रल के, पर्टिकुलरली कोलेट्रल एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है स्टार्टिंग में, तो बिना कोलेट्रल के या कम कोलेट्रल के आधार पे हमको एक ठीक ठाक लोन अरेंज करवा सके गवर्नमेंट की तरफ से? इसमें दो तीन स्कीम्स हैं, मैं थोड़ा सा, सबसे पहले हमारी एक स्कीम है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, CGTMSE, क्रेडिट हाँ गारंटी जी। ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज। ये केवल माइक्रो और स्मॉल, तो माइक्रो और स्मॉल क्या होता है, तो गवर्नमेंट ने जुलाई 2020 में डिफाइन किया है कि इफ इन्वेस्टमेंट इन मशीन अप टू 1 करोड़ and turnover is up to 5 crore, then it is termed as micro enterprise. And if ओके। investment in machine from 10 crore, 1 crore to 10 crore and turnover is up to 50 crore, then it is a small enterprise. And if investment in machine from 10 crore to 50 crore and turnover is up to 250 crore, then it is termed as medium enterprise. And our 90% benefit will be given to micro and small. और उसमें भी सबसे ज्यादा बेनिफिट्स विल बी अवेलेबल फॉर माइक्रो एंटरप्राइज। इट मींस इन्वेस्टमेंट इन मशीन अप टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर इज अप टू 5 करोड़। तो इसमें जो है गवर्नमेंट ने ये जो डेफिनेशन है, ये चाहे ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, सबके लिए सिमिलर है। और इसमें एक्सपोर्ट टर्नओवर इंक्लूड नहीं होता है इस डेफिनेशन के ओके। टर्नओवर में। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए हमारी CGTMSE जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के लिए अवेलेबल है, उसमें आपको 75% का गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। और लास्ट 2 इयर्स का यदि परफॉर्मेंस देखें CGTMSE का, वैसे तो काफी अच्छा चल रहा था, रेंजिंग फ्रॉम 32,000, 36, 46, 52, और अभी लास्ट ईयर 22-23 में 1 लाख करोड़ को गारंटी कवर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के CGTMSE ने, जो कि हमारा एक ट्रस्ट है। और दूसरा जो है आज एज ऑन जनवरी अराउंड 1 करोड़ 48,000 करोड़, 1,48,000 करोड़ इतना कोलेटरल गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
दिया है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को। तो ये तो सीजीटीएमएससी की बात होगी। इसमें महिलाओं को जो है ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, और उसमें उनका सब्सिडी ग्रांट पर कोलेटरल ज्यादा गवर्नमेंट देता है, और नॉर्थ ईस्ट वालों को भी थोड़ा ज्यादा देता है नॉर्मल 75 के मुकाबले। और साथ में हमारी जो आपकी बिजनेस स्टार्ट करने वाली है, अब आपने पूछा हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस, तो उसके लिए 3-4 स्कीम्स है। पहली है प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना, ये स्ट्रीट हॉकर्स के लिए। इसमें 10,000 रुपीज का फंड इंटरेस्ट फ्री मिलता है। एक साल आपने पे ले लिया, दूसरे साल 20,000 मिल जाएगा, वो भी इंटरेस्ट फ्री मिलेगा। और थर्ड, जब आपने 20,000 भी पे कर दिया तो 50,000 आप मुद्रा लोन में चले जाओ। फिर यह मुद्रा लोन में 50,000, 5 लाख और 10 लाख। तो मुद्रा 10 लाख तक के लोन पे कोई गारंटी नहीं है एज पर आरबीआई डायरेक्शन। तो आपका पीएम स्वनिधि, मुद्रा योजना, फिर सीजीटीएमएसी, इसमें गारंटी नहीं है। सीजीटीएमएसी में 25% गारंटी रखनी पड़ती है, कुछ केस में 20-20% भी रखनी पड़ती है। अब जो है हमारी एक स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेस्ट है। और ये केवल 2 कैटेगरी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडिंग। इसमें हम लोग 20 लाख सर्विस प्रोवाइडर को देते हैं लोन, और 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज को देते हैं। इसमें जो हम्म। सब्सिडी है वो वुमन, SC ST OBC माइनॉरिटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन, इसको अर्बन एरिया में 25% है एंड रूरल एरिया में 35% है। तो अच्छा, ये रूरल एरिया में 35% तक? 35% है। तो ये बहुत, और 7 ईयर्स में रीपेमेंट होता है। और इसमें आप देखिए कि जो जो भी आपका यदि कोलेटरल मांगे तो आप सीजीटीएमएससी से आराम से कवर हो जाओगे, क्योंकि सीजीटीएमएससी 5 करोड़ तक है। तो ये पीएमईजीपी का पोर्टल है, इस पे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है और आप जो है लोन अवेल कर सकते हैं। और अब अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अराउंड 5 लाख से ज्यादा बिजनेस को एस्टेब्लिश किया है, 13,000 करोड़ का अप्रोक्सीमेट सब्सिडी देके। और नेक्स्ट ईयर 5 ईयर्स में भी 12 to 13,000 करोड़ का बजट है गवर्नमेंट का। 5 लाख 4 लाख को एंटरप्रेन्योर्स को देना है बेनिफिट। तो ऑलमोस्ट 20 लाख का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तो ये बड़ी बात पीएमईजीपी हो गया, स्वनिधि हो गया, मुद्रा योजना। वुमन एंटरप्रेन्योर है या SC ST एंटरप्रेन्योर है, तो दोनों है। में से एक एक को 10 लाख से 1 करोड़ का स्टैंड अप इंडिया में लोन मिल सकता है। ये केवल न्यू इंडस्ट्री के लिए है। ठीक है, ओके। ये न्यू न्यू इंडस्ट्रीज के लिए है। तो ये तो न्यू अगर मान इंडस्ट्री, लीजिए एक विमेन है जिसको स्टार्ट करना है, तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उसको स्टैंड अप में लेना चाहिए या आपके पीएमईजीपी में लेना चाहिए? यदि यदि उसका फंडिंग रिक्वायरमेंट 1 करोड़ है, ठीक है, हम्म। तो वो डुएल जा सकती है कि वो 50 लाख तक का जो है पीएमईजीपी में ले लेगी, और नेक्स्ट जो है उससे स्टैंड अप इंडिया में ले लेगी। तो ताकि उसको स्टैंड अप इंडिया में 85% कोलेटर फ्री लोन मिल जाता है। 85% मिल जाता है? हाँ हाँ हाँ, कोलेटरल फ्री लोन, वुमन अभी एंटरप्रेन्योर। एक पॉइंट ये आता है सर कि एक व्यक्ति एक स्कीम में ले चुका है तो वो दूसरी में अप्लाई कर सकता है क्या, नहीं, उसकी क्या रहता बेनिफिट? है कि स्टैंड अप इंडिया और ये दोनों डिफरेंट स्कीम है। पीएमईजीपी और स्टैंड अप इंडिया डिफरेंट है, तो कई बार स्टैंड अप इंडिया वाला भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। ले ये सकते हैं मतलब? अपॉन, हाँ, डिपेंड करता है, बैंक्स जो है डिसाइड, डिस्क्रिशनरी बैंक का पावर है। अब ये तो डिस्क्रिशनरी पावर जो है बैंक का, बड़ा भयंकर रूप से प्रैक्टिस करता है बैंक। बिकॉज क्या होता है कि कई बार एंटरप्रेन्योर एलिजिबल हो गया, उसका सीजीटी एसएमई वगैरह का अप्रूवल आ भी गया, फिर भी बैंक पैसा रोक के बैठा होता है, बोलता है नहीं हमारे को तो बिना कोलेट्रल के हम नहीं देंगे। तो इज इट लीगल? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, ये जब सीजीटीएमएसी का अप्रूवल आ गया, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये सीजीटीएमएसी का लोन प्रपोजल जो फॉरवर्ड करता है गारंटी के लिए, वो बैंक ही करता है। तो बैंक ने ही फॉरवर्ड किया है सीजीटीएमएसी को। सीजीटीएमएसी जैसे ही बैंक से प्रपोजल आता है, उसके 72 आवर्स में वो या 1 वीक में वो बैंक को फंडिंग दे देता है, गारंटी दे देता है। अच्छा, और बैंक ही नहीं आगे बढ़ा है तो? बैंक यदि आगे नहीं बढ़ाए तो आपको उसको मेल के द्वारा बैंक को ही बोलना है, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक के ऊपर ये है कि वो आपके प्रोजेक्ट को फिजिबल और इकोनॉमिक वायबल मानता है कि नहीं। और यहाँ पे वो बैंक ने अगर आपको सपोर्ट नहीं करा तो कुछ नहीं हो सकता? नहीं, यदि बैंक ने आपको सपोर्ट नहीं किया है तो उसका जो मैकेनिज्म है कि आरबीआई एक टाउन हॉल मीटिंग लेता रहता है। बैंकर्स के कस्टमर मीट भी रेगुलरली बेसिस पे होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास तो बैंकर्स आते हैं कि साहब अच्छे एंटरप्रेन्योर्स दिलवाइए, क्योंकि उनको भी फंड देना है। आज का इनकम तो उनकी उससे ही होगी होगी ना। और आपके आज का तो ग्रीवेंस मैकेनिज्म भी है। आज पीएसबी 59 minute loan.com, यानी 1 घंटे में आपका इन प्रिंसिपल लोन अप्रूवल हो जाता है, 1 आवर में। फिर वो फिजिकल वेरिफिकेशन मैक्सिमम 7 से 10 दिन में खत्म होके आपका रिजेक्शन या सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे पोर्टल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं जो कि एमएसएमईज को यूज करना चाहिए, वो उसका यूज नहीं कर रहे, यही समस्या है। ये प्रॉब्लम है बेसिकली। हम्म,
बट मैंने बहुत लोगों को चक्कर काटते देखा है बैंकों के और चक्कर इसलिए काटते, मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मेरे पास एक एंटरप्रेनर है कि मैंने बोला ठीक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आप लोन के लिए अप्लाई करो। जब उन्हें अप्लाई किया तो साहब 3 महीना हो गया, 4 महीने हो गए, मैंने एक बार बैंक मैनेजर से पूछा कि क्या हुआ स्टेटस, तो वो कह रहे कि सर उनकी तो एप्लीकेशन ही नहीं आई है। भाई साहब, आप यदि एप्लीकेशन अप्लाई करोगे जहां भी, तो एक एक्नॉलेजमेंट लीजिए, एक्नॉलेजमेंट लेके हमें बताइए, है ना, हम फॉलो अप करेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या कहाँ तक अटका है, क्या प्रॉब्लम है ना, प्रोजेक्ट में कोई इश्यू है क्या, कि वर्किंग कैपिटल में कोई इश्यू है क्या। तो थोड़ा हम्म। आप हम लोगों का, इंडस्ट्री एसोसिएशन, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर, सबका सपोर्ट लेके अपने प्रपोजल को आगे बढ़ाइए। तो निश्चित रूप से आपको, क्योंकि बैंक्स हमको रिप्लाई भी करते हैं, और अच्छे से, हमारा तो एक ग्रीवेंस सेंटर भी है जहाँ से ग्रीवेंसेस सॉल्व होते ओके। हैं। अब यहाँ तक आ गए कि बेसिक फंडिंग गवर्नमेंट की, मुझे जो अच्छी बात लगी वो स्टैंड अप इंडिया और पीएमईजीपी में तो ले बहुत आसानी से मिल सकती है। हम्म यहाँ से आपने बेसिक फंडिंग ले ली, अब मान लीजिए एम्प्लॉय हायर करना है, तो जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एक आईटी प्रमोशंस में स्कीम थी, आईटी इंडस्ट्रीज के लिए, कि हम्म वो एक स्किल गैप इंसेंटिव देते थे। वैसा कुछ हम्म गवर्नमेंट देती है क्या, कि मान लीजिए पहले स्टार्टिंग में इंक्यूबेशन में हमने अप्लाई कर दिया, हमने वो 15 लाख की ग्रांट ले ली, लोन भी अप्लाई कर दिया, लोन भी मिल गया, अब मैं शुरू के एम्प्लॉयज हायर कर रहा हूँ, तो उसके लिए कोई ग्रांट या कोई स्कीम है गवर्नमेंट के लिए? 8% हमारी जो इतनी भी स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो हम्म। बेसिकली हम लोग जैसे, हमारी मिनिस्ट्री तो 15 lakhs का ग्रांट देती है। और उसके बाद ये आपको एक्सपेंशन करना हो तो ये पीएमईजीपी स्कीम या सीजीटी एमएससी स्कीम से बेनिफिट लेके आप आपकी यूनिट स्टार्ट कर दीजिए। उसमें जो खर्चे वो सब ऑटोमेटिक मीट आउट हो रहे हैं। ये केवल स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टार्टअप है उसमें वो बेनिफिट दे रहे हैं कि रेंट का भी कुछ बेनिफिट देते हैं, कुछ एम्प्लॉय हायर का भी देते हैं, है ना। प्लांट एंड मशीनरी दूसरे पे भी देते हैं यहाँ पे, स्टेट प्लांट गवर्नमेंट देती मशीनरी है, पे बेचते हैं। हाँ, तो स्टेट का है। वो नेशनल स्टेट का गवर्नमेंट का नहीं है। है, हाँ, नेशनल का नहीं है। अभी ऐसे कोई प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से चलते हैं क्या, जिसमें या तो एम्प्लॉय के लिए या एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, जिसमें वो पार्टिसिपेट करके इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस ले सके, या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते हो? आप बहुत आइडियल बातें कर रहे हैं। हमारे एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं कि वो अपने स्टाफ को और सुपरवाइजर को ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजते हैं, क्योंकि हाँ, उनकी भी ये एक प्रॉब्लम है कि साहब बहुत। वो ट्रेनिंग पे आ जाएंगे तो कल से एक्सपर्ट होके सबसे पहले हमारी कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हाँ। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और हमारे जो एक्सपोर्ट के जो प्रोग्राम होते थे उसमें कई सुपरवाइजर्स और आए, लेकिन उन्होंने बाद में क्विट कर दिया और खुद का फर्म खोल लिया, या फिर जो है एक दूसरी हायर कंपनी में शिफ्ट हो गए। तो नॉर्मली फिर हमें क्या करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट ही देना पड़ते हैं, और रेगुलर बेसिस पे हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम 1 डे का फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम 5 डेज का, जो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर वुमन एंड SC ST। इसमें मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक्सपोर्ट, मार्केटिंग, सेल्स, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, डिजिटल कॉमर्स, ई कॉमर्स, ये सब तो इन सब्जेक्ट्स प्रोग्राम्स होते की मतलब जानकारी कैसे मिलती है? हैं। ये आप, इसके लिए आप हमारे डिपार्टमेंट की जो है वेबसाइट है ना, उस पे जो माई MSME है उसमें भी आपको मिल सकता है। और इसके अलावा जो स्टेट की हेड ऑफिस जो है, जैसे हमारा इंदौर में हेड ऑफिस है, तो उसकी वेबसाइट msmeindore.nic.in पर जाके आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, प्रपोज ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरा डिटेल मिल जाता है। तो वो भी आप अच्छा। लुकआउट करके देख सकते हैं। और इंटरेक्शन जरूरी है। आप लोग आपके एंटरप्रेन्योर्स को बोलिए किसी एसोसिएशन के मेंबर भी बनिए, और रेगुलरली MSME डिपार्टमेंट के टच में रहें। वो एक इम्पॉर्टेंट है कि हम्म एसोसिएशंस के पार्ट रहे, तो एसोसिएशंस बहुत सारी एक्टिविटीज करवाती रहती हैं और डिपार्टमेंट भी तो फिर करवाते हैं। एक ट्रेनिंग होता है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 30 डेज का होता है। जैसे सॉफ्टवेयर हम्म। के ऊपर होता है, AMC के ऊपर होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस के ऊपर होता है। तो इसमें 25 डेज स्किल है और 5 डेज जो है मैनेजरियल ट्रेनिंग है। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर फीमेल एंड SC ST। और मेल एंटरप्रेन्योर को मात्र 100 या 200 रुपीज फीस लगती है। सर्टिफिकेट भी देते हैं, पेन पैड चाय वाय सब मिलता है। और काफी अच्छे एक्सपोजर फैकल्टी से होता है। तो आपके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम है वो हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से कर रहा बहुत अच्छे से कर रहा है। सर, इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है प्रोक्योरमेंट पे, जैसे आपके पास में प्रोक्योरमेंट की, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट बहुत सारे प्रोक्योरमेंट करते हैं और जेम उसमें कुछ कर भी रहा है, तो प्रोक्योरमेंट सपोर्ट के लिए क्या है, क्योंकि यदि आप सप्लाई करना चाहते हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स में करना चाहते हैं, तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले इशू आते थे पहले, अब वो स्टार्टअप्स के लिए नहीं है, बट एमएसएमईज के लिए प्रोक्योरमेंट सपोर्ट का कुछ?
देखिए, आपने जो किया है इसके लिए हम 2012 से हमारी पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, जो कि 2015 में मैंडेटरी हो गई है। पहले ये 20% थी, अब 25% है। 25% मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये जो पॉलिसी है इट इज अप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लाइक BHEL, गेल, है ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भेल, इस टाइप के, रेलवेज, IRCTC, ये सब पब्लिक सेक्टर है ना। तो इसमें जो भी यदि गवर्नमेंट 1 लाख रुपए यदि खरीदती है सामान, तो 25,000 रुपए माइक्रो और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज से लेना मैंडेटरी है। अच्छा, ठीक है, मैंडेट है। इट इज मैंडेटरी सिंस 2015। और 2018 में जब ये 18 में 25% हुआ, तो इसमें रिजर्वेशन भी ईयर मार्क्ड हुए, 18% फॉर जनरल कैटेगरी एंटरप्रेन्योर, और 4% फॉर SC ST एंटरप्रेन्योर, एंड 3% एक्सक्लूसिवली फॉर वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ विच एवर कैटेगरी। तो उसमें ये हो रहा है कि आज हमारा जो है अराउंड 62,000 करोड़ का प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने किया है माइक्रो और स्मॉल से, और 25% नहीं, 36% प्रोक्योरमेंट हो रहा है। तो आप, ये बहुत बड़ा हमारा जीत है हमारे डिपार्टमेंट की पॉलिसी का। और साथ में महिलाएं अभी पहले 0.4 थी, अब 1% तक पहुंच गई हैं रिजर्वेशन में। और अभी भी उनका 2% जनरल बाकी है कैटेगरी का एंटरप्रेन्योर को जा रहा है। वैसे ही SC ST का भी 1% के करीब पहुंच रहा है, तो उनका भी 3% अभी जनरल कैटेगरी को जा रहा है। जनरल में तो शिफ्ट हुआ। अल्टीमेटली बहुत ह्यूज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोक्योरमेंट है, और इसमें आपको सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। और आज हमारा जो इंपोर्ट एम्बार्गो सिस्टम है, जिसमें 219 डिफेंस के जो प्रोडक्ट है उस पे इंपोर्ट बैन कर दिया है, और केवल लोकल मैन्युफैक्चरर से ही करना है, ताकि लोकल फॉर वोकल और सेल्फ रिलायंट इंडिया की ओर मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को और इंक्रीज कर सके हम। तो सर इसके लिए मतलब मानिए किसी यूनिट को अपने सप्लाईज देने हैं गवर्नमेंट को, तो कोई एक पोर्टल है जिस पर रजिस्ट्रेशन करना है जेम के अलावा? यस यस, उसको एक तो CPP पोर्टल जो है, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, उस पे जाके टेंडर्स देखना है, और जेम पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। और जेम पोर्टल और CPP पोर्टल का जो कॉम्बिनेशन रहेगा, उससे उससे उसको जो है इंफॉर्मेशन पूरी टेंडर्स की मिलती रहेगी। और बीइंग माइक्रो और स्मॉल, उसको एक तो जब वो फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, टेंडर में जो अर्नेस्ट मनी होती है वो डिपॉजिट नहीं करना है, इट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ अर्नेस्ट मनी। ये केवल माइक्रो और स्मॉल को है। और 15% का परचेस प्रेफरेंस भी है, कि यदि ये कोई लार्ज स्केल है, उसने 100 रुपीज में कोट किया किसी आर्टिकल को, और हमारे माइक्रो स्मॉल ने 114, 113 में किया है, तो हम दोनों को बुलाएंगे और उससे कहेंगे कि साहब आप 100 पे यदि कर सकते हो, तो हम उसको ऑर्डर जो है माइक्रो स्मॉल को दे दें L1 पे। वेरी नाइस। तो तो ये बेनिफिट इसके लिए। ये सर स्टेट गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट पे भी ये बात लागू होती है? स्टेट, एक्चुअली पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एप्लीकेबल ओनली केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन आजकल जैम पे रजिस्टर्ड करना चाहिए माइक्रो स्मॉल मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर्स को, क्योंकि सारे स्टेट गवर्नमेंट में जैम पे रजिस्ट्रेशन, जैम से ही प्रोक्योरमेंट मैंडेटरी किया है। कई जगह तो मैंडेटरी है, कुछ जगह स्टार्ट भी किया है, लेकिन कई जगह पर जैम से ही प्रोक्योरमेंट हो रहा है। हाँ, अपने आप में जेम पे ही एक पूरी की पूरी ट्रेनिंग और सीपीपी पे एक पूरी की और पूरी मैं ट्रेनिंग आपको दी जा छोटा सा सकती एक एग्जांपल बताता हूँ कि आप क्या कीजिए, हमारा एक NSIC का ग्लोबल मार्ट है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, है है। ना, ओके। माइक्रो और स्मॉल के रूप में। तो आपको जो है सारे टेंडर की इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन की इंफॉर्मेशन मिलेगी, और ये जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, इसके बेनिफिट्स ऑटोमेटिक मिलेंगे। और जो आपने कहा कि स्टार्टअप को इसका बेनिफिट है, स्टार्टअप के साथ माइक्रो और स्मॉल को भी विदाउट प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ वर्क एंड टर्नओवर, ये दोनों क्राइटेरिया एग्जम्प्टेड हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट में। ये तभी होगा जब यू आर उद्यम रजिस्टर्ड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज आर स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज्ड बाय DPIIT। तो ये बेनिफिट्स आपको मार्ट अवेलेबल हैं। कौन सा मार्ट बोले आप सर? NSIC ग्लोबल मार्ट, इसका एनएसआईसी 75%, ग्लोबल हाँ, मार्ट। इसका एडॉप्शन ऑफ E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इसका 75%, 25,000 मैक्सिमम हम लोग जो है रीइंबर्स करते हैं माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को। तो एक और बात उस फिर तरह से से एक्सप्लेन। उनका, जिससे वो क्या फायदा ये होगा कि वो अपने प्रोडक्ट को उस पोर्टल पे अपलोड कर देंगे, और वहीं से पूरे ग्लोब में दिखेगा, और मार्केटिंग उनके ऑर्डर्स उनके पास आएंगे। मतलब जैसे अपना, गवर्नमेंट मार्केटिंग सपोर्ट भी है एक हाँ तगड़ा हाँ, इसमें। जैसे अभी एक मैं बताऊंगा आगे, जैसे जैसे आपका फ्लिपकार्ट अमेजॉन है, वैसे ही गवर्नमेंट का NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का ग्लोबल मार्ट है, उसमें भी रजिस्ट्रेशन करके बेनिफिट अपना मार्केटिंग बढ़ा सकते हैं। मतलब तीन इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बता दिया आपने, एक सीपीपी है, हम्म। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट, पब्लिक सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट सेंट्रल पोर्टल। पब्लिक प्रोक्योरमेंट, एक जैम, आपने बताया जेम, और एक ये एनएसआईसी ग्लोबल NSIC मार्ट। ग्लोबल मार्ट।
3 पे रजिस्ट्रेशन कर ही लेना चाहिए हर व्यक्ति को। बिल्कुल करना चाहिए, हाँ, बिल्कुल सबसे करो। पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन करो और फिर इसके बाद इन उद्यम, 3 पे इन सब रजिस्ट्रेशन पे करो। कर लो। और दो इम्पोर्टेंट बात बताई आपने कि स्टैंड अप इंडिया या पीएमईजीपी, या अगर और छोटा लोन लेना हो तो मुद्रा, इन 3 में मुद्रा से लोन ले ही लेना चाहिए। लेना चाहिए, इससे लेना हाँ? चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मुद्रा में कोई सब्सिडी नहीं है, बाकी मुद्रा में पीएमईजीपी, कोई सब्सिडी नहीं है। पीएमईजीपी और स्टैंड अप इंडिया में है सब्सिडी। स्टैंड अप इंडिया में भी सब्सिडी नहीं है। स्टैंड अप अच्छा, इंडिया में सिर्फ सिर्फ कोलेटरल PMEGP। 85% तक का कोलेटरल एग्जम्प्टेड है। ओके, तो सिर्फ पीएमईजीपी में सब्सिडी है। यस यस यस। वेरी नाइस। इसके अलावा और कोई मार्केटिंग सपोर्ट होता है सर? जैसे हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट, जब आप किसी इवेंट में जाते हैं तो उसका रिimbursement भी करती है, या यस, इवेंट्स में अपनी तरफ से ले जाती है कई बार। हमारी एक प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसको पीएमएस कहते हैं। ये हम्म। पीएमएस में आप एग्जीबिशन जाते हैं मेट्रो सिटी में, तो हम्म। मेट्रो सिटी में आप यदि एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 1,50,000 रुपीज का रीइंबर्समेंट 80%, और महिलाओं को 100% रीइंबर्समेंट मिलता है। और यदि अदर देन मेट्रो करते हैं तो 80,000 रीइंबर्समेंट मिलता है, जिसमें स्टॉल चार्जेस और एयर फेयर या सेकंड एसी का फेयर, फ्रेट कॉन्टिजेंसी, ये सब इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो 1,50,000 और 80,000। इसके अलावा आप यदि जो मॉडर्न पैकेजिंग टेक्निक्स में कोई क्लस्टर बेसिस पे काम करते हैं तो 15 हम्म। लैक्स पर क्लस्टर हम लोग बेनिफिट देते हैं अंडर प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम। फिर आपने जीआई प्रोडक्ट का नाम सुना होगा ना, हाँ। जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर्ड। जैसे अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो महेश्वरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, बाग का प्रिंट है, कड़कनाथ चिकन है, रतलामी सेव है। ठीक है, तो ऐसे जीआई प्रोडक्ट का यदि कोई दुकान लगाता है मेट्रो में, दिल्ली, हम्म। बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई में, तो 30 लैक्स का यदि वो लगाता है तो 50%, दैट इज 15 लैक्स विल बी रीइंबर्स्ड बाय माय डिपार्टमेंट। और यदि ऐसी दुकान आपने इंदौर में लगाई है, मैंने इंदौर वालों को भी कहा है कि आप जीआई का एक्सक्लूसिवली शॉप और रिटेल शॉप ओपन कर लो, तो 20 लैक्स इसमें फंडिंग है। 50% दैट इज 10 लैक्स हम देंगे, 10 लैक्स उन्हें मिलाना पड़ेगा। तो आप सोचिए किसी भी दुकान में फर्नीचर, अपना बिल काउंटर बनाना है, कैटलॉग बनाना है, तो वो सब जो इसका यूज करके बना सकता है। तो ये रिटेल आउटलेट है, ये भी माइक्रो का है। और एडॉप्शन ऑफ ई कॉमर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग सपोर्ट में कि बार कोड। बार कोड आपने देखे होंगे कॉस्मेटिक और हम्म। टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स पे लगते हैं, जो कि मॉल्स में मैंडेटरी है। तो क्या हम्म। होगा कि एक्सपोर्ट के लिए भी बार कोड मैंडेटरी होता है। तो बार कोड आप एडॉप्ट करते हो तो उसमें जो भी खर्चा आता है, बार कोड आप को लेना है ग्लोबल स्टैंडर्ड 1, GS1 इंडिया, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। वो बार कोड्स देती है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड है। ओके। इंटरनेशनल पे है तो नेशनल पे तो है ही। तो इसमें जो भी खर्चा होता है उसका 80%, मैक्सिमम 75,650 रुपीज हम लोग दे 50,650 रुपीज हम लोग देते हैं। 50,650 यानी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और हम्म। साथ में ये दोनों तीनों बेनिफिट माइक्रो एंटरप्राइज के लिए, मीन्स जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ है, उनके लिए ये रिटेल आउटलेट भी है, अडॉप्शन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है, और उनके लिए ही बारकोड है। तो हम तो माइक्रो को ज्यादा बेनिफिट देते मुझे ये बड़ा हैं। इंटरेस्टिंग लगा कि ये जीआई प्रोडक्ट वाला जो आपने पॉइंट बताया। हाँ, मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे कोई चंदेरी साड़ी की दुकानें लगाता है यहाँ इंदौर में। चंदेरी महेश्वरी, हाँ, माहेश्वरी या बाग, चंदेरी हाँ, तो। बाग का प्रिंट लगा सकता है तो 20 लाख, यदि लगाता है तो 10 लाख हमसे ले सकता और वो ग्रांट है? है। वो हाँ सब्सिडी है ना। मतलब, हाँ वो सब्सिडी है मतलब वो हाँ, मतलब 20 लाख उसने लगा दिया, वापस ही वो नहीं फिर करना है। सबमिट कर दे तो 10 लाख उसको मिल जाएगा, 50%। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये मान लीजिए मैं मेरे किसी एंटरप्रेन्योर को बोलता हूँ कि भाई तुम मल्टीपल जीआई प्रोडक्ट्स की एक शॉप लगा दे। मल्टीपल, और उसमें एक चीज कंडीशन है कि जो जीआई होल्डर है, हाँ। जैसे हर जीआई का होल्डर एक सोसाइटी होता है। ठीक है, तो उस सोसाइटी के साथ आपका एमओयू होना चाहिए कि साहब हम आपके प्रोडक्ट को बेचेंगे। हाँ, पर क्योंकि मैं एक आउटलेट नहीं में तो 5 जीआई प्रोडक्ट बेचूं तो चलेगा क्या? 5 नहीं, एक्सक्लूसिवली जीआई प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे आपको। एक्सक्लूसिवली पांचों जीआई होंगे? हाँ, आराम से चलेंगे, आराम से 5 का 10, 10 जीआई कर लो। और जरूरी नहीं मध्य प्रदेश, ऑल इंडिया के 420 हाँ। जीआई हैं, 420, 425 हैं, तो आराम से कहीं से भी ले सकते हो जीआई आप, और अरे रख ये सकते हो। बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल बता रहे हैं आप, मतलब दिस इज यस वेरी वेरी नाइस कि यस यस। मान लीजिए कोई छोटा एंटरप्रेन्योर है जो 20-50 लाख हाँ। से धंधा शुरू करना चाहता है, और अपन सिर्फ हम्म। उसको जीआई बेस्ड 10 या 20 प्रोडक्ट के एमओयू करवा दें और उसको बस बोलेंगे भाई बस तुम बस, तुम्हारा सेटअप जमा लो। और 50% दैट्स, पैसा हमसे ले लो। हाँ वही तो, दैट्स अ बिग डील। हाँ, भाई बिग उसको डील, यस। पीएमईजीपी में लोन ले ले,
अप्लाई कर दे। आप हाँ आपने हाँ पूरा का पूरा हाँ। आपके पास लगा है, और 10-50% सब्सिडी मिल गई तो 10 लाख अगर वापस भी मिल गए उसको, 1 लाख की दुकान पे, हम्म। तो वो एक उसके लिए बहुत बड़ा गेन हो गया। देखिए, अरे हाँ, आप हमारी बात ध्यान से देखें। आप ट्रेनिंग लें, रजिस्ट्रेशन करें, अपनी इंडस्ट्री लगाएं, फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए जो सपोर्ट्स है, मार्केटिंग, पीएमएस, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, इनका फायदा लें। अपना हम्म। नॉलेज के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करें, तो अल्टीमेटली आपको सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना। ट्रू। और हम्म। ये जो एग्जीबिशंस वगैरह के हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं बाद में। ये भी अप्लाई कर सकते हैं, माइक्रो और स्मॉल, माइक्रो एंड हाँ। स्मॉल। अब मान लीजिए एक इंडस्ट्री है जो दिन साल में 4 बार अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एक्सपोज कर रही है, मतलब 4 बार वो एग्जीबिशंस अटेंड कर रही है, या कहीं ट्रेड फेयर या ट्रेड फेस्ट अटेंड करती है, तो 2 बार या साल में 1 बार आपसे ले सकते हैं, 2 बार हमसे ले सकते हैं। और 2 बार हम स्टेट गवर्नमेंट से क्लेम कर लें। वो फिर हमें उससे मतलब नहीं हाँ, है। उससे आपको मतलब नहीं है, बट हम कर सकते हैं ना टेक्निकली, हाँ, उसमें आप कोई कर सकते गलती हैं। गलत नहीं। हमसे हमारे नेशनल लेवल पे जो है एग्जीबिशन में जो करते हैं वो वो आप 2 बार का। पार्टिसिपेट, तो वो 2 बार कर सकते हैं। एंड उसमें कोई सीलिंग है क्या कि एक कंपनी को इससे ज्यादा नहीं देंगे? नहीं, 1,50,000 फॉर मेट्रो रीजन, और 80,000 जो है अदर रीजन के लिए। 1,50,000 फॉर वन इवेंट? माइक्रो स्मॉल, हाँ, वन इवेंट फॉर वन एमएसएमई, फॉर वन माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज। हाँ, बट अगर 2 इवेंट अटेंड करेंगे तो वो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 है। तो बिल्कुल, उसमें क्या रहता है कि सबसे पहले उनको जो ऑर्गेनाइजर है, इवेंट ऑर्गेनाइजर, उनको उस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन, अपना एग्जीबिशन को डालना पड़ता है, वो अप्रूव हो जाता है। अप्रूव होने के बाद फिर जो पार्टिसिपेंट है उनको भी अपना रजिस्ट्रेशन सब डालना पड़ता है, फिर उनका नाम भी अप्रूव होता है। तो 2 लेवल अप्रूवल है, और उसके बाद फिर आपको रिइंबर्समेंट क्लेम कर सकते हो। तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा बिफोर गोइंग टू इवेंट। वेरी नाइस। तो अगर मान लीजिए कि एक इवेंट एक ऑर्गेनाइजर करवा रहा है यहाँ पे, जैसे हमारे एक मित्र हैं दुबे जी, वो यहाँ इंजीनियरिंग एक्सपो करवाते हैं मान लीजिए। साहब, ये जो है पिछले 10 साल से, ये मैं इन लोगों को सबको ये बात ही कह रहा हूँ, पर वो कोई ध्यान नहीं देता है, कोई पेपरबाजी में नहीं पढ़ना चाहता है। अच्छा, यहाँ रजिस्ट्रेशन इतनी, नहीं या करवाते? फूड फूड एक्सपो होता है, इंजीनियरिंग एक्सपो होता है, मैं दुबे जी को भी जानता हूँ, और एक क्या नाम है, महाराष्ट्रियन कोई फेलो है, हम्म। उनका सबका पूरा ग्रुप है। और अब शायद उन्होंने शुरू किया, एआईएमपी ने शुरू किया था, तो एआईएमपी ने लिया है, और धीरे धीरे अब सेंसिटाइजेशन हो रहा है, और अल्टीमेटली ये जो है आ रहा रजिस्ट्रेशन है कर रहे हैं एवरीवन। इवेंट प्लानर्स भी, वेरी यस नाइस, यस। इवेंट हाँ। ऑर्गेनाइजर्स भी। हम्म। एक मुझे ये समझना है सर कि आप लोग कोई डिजाइन एंड डेवलपमेंट या इनोवेशन पे कोई सपोर्ट सिस्टम है आपके पास? डिजाइन में हम लोग जो है एमएसएमई को बेनिफिट देते हैं। इसमें 2 प्रकार के बेनिफिट देते हैं कि यदि कोई माइक्रो स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्री यदि डिजाइन में इसमें डिजाइन कंसल्टेंट या उसको कोई इक्विपमेंट की नीड है, तो उसका 75%, और स्मॉल और मीडियम के लिए 80, उसका 60% हम लोग बेनिफिट देते हैं। और ये बेनिफिट जो है मैक्सिमम इसकी सीलिंग है 40 लैक्स। तो 40 लैक्स का 75% और 40 लैक्स का 60%, तो 75% मिलेगा माइक्रो को, और स्मॉल और मीडियम को 60% मिलेगा। आप किसी डिजाइन कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हैं, कोई इक्विपमेंट प्रोक्योर कर सकते हैं एज पर देयर रिकमेंडेशन। तो इसके लिए जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, और आईआईटी को स्पेशली इसी काम के लिए दिया गया है कि आप मैक्सिमम डिजाइन की जो है स्कीम को फैलाओ, और लोगों को डिजाइन की वैल्यू भी बताओ, और लोग डिजाइन स्कीम को अडॉप्ट करें। एक तो ये है। दूसरा है कि कुछ स्टूडेंट जो हैं डिजाइन में एक्सपर्ट होते हैं। यदि उस हम्म। स्टूडेंट ने कुछ डिजाइन प्रोजेक्ट किया है, तो टू हम्म। पॉइंट फाइव लैक्स रुपीज मैक्सिमम हम लोग ग्रांट देते हैं, 75% ऑफ इट। और रिमेनिंग 25% स्टूडेंट जिस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए डिजाइन कर रहा है, उसको जो है 25% कॉस्ट बियर करना पड़ता है। तो आप सोचिए कि किसी स्टूडेंट से किसी एमएसएमई ने डिजाइन बनाया, तो 75% पैसा वो हमसे ले ले, 25% वो एमएसएमई से ले ले, और 2.5 लाख रुपया उसको मिल सकता है। 18 महीने का प्रोजेक्ट है, तो 2.5 लाख रुपया 18 महीने में मिल गया, तो एक अच्छी बात। बड़ी तो ये बड़ा डिजाइन। बैकअप हो गया उसके लिए, मतलब हाँ। उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा ही निकल गया। यस 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 यस, और एक उसका एक्सपोजर भी होगा इंडस्ट्रीज से, और उसकी तो माइंड की क्रिएटिविटी यूज होगी। इसमें आप डिजाइन यूनिवर्सिटी है हमारे पास अवंतिका यहाँ इंदौर के पास में? नहीं, हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद जो है, वो हम्म। उससे टाई अप है। उसी को पास ही सारे प्रपोजल जाते हैं, और आईआईटी इंदौर को डिजाइन स्कीम के लिए नोडल एजेंसी अपॉइंट किया है।
मान लीजिए मैं अवंतिका को बोलता हूँ कि भाई आपके साथ में किसी तरह का एमओयू या किसी तरह का अरेंजमेंट करें, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट लेगी क्या उसमें? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है नेशनल एनआईडी के साथ ही लिया है, और हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ। अच्छा अच्छा। बट अगर मान लीजिए अवंतिका का कोई स्टूडेंट इस तरह की रिसर्च में आप करना चाहे बिल्कुल। तो? अवंतिका क्या, किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी कॉलेज का दे सकता है, 12th क्लास का स्टूडेंट भी ले सकता है, ये मटेरियल है। अच्छा। स्टूडेंट होना चाहिए, यस यस, क्योंकि क्रिएटिविटी, इनोवेशन ये तो कहीं से भी आ सकता है। हाँ, ये तो कहीं से भी आ सकता है, सही बात है। हम्म। ये सेक्शन 43 BH फॉर एमएससीज, ये क्या है हाँ, सर? मतलब ये व्हाट इज दिस? बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे पूरी की पूरी अभी पूरा फाइनेंशियल जो है एमएसएमई वालों से लोग घबराने लग गए हैं, माइक्रो और स्मॉल वालों से पर्टिकुलरली। क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने एक 43BH सेक्शन जो है फाइनेंस, जो बजट लास्ट बजट थे उसमें इंट्रोड्यूस किया था, कि हम्म जो इफेक्टिव है 1 अप्रैल 23 से, जो असेसमेंट ईयर 24-25 में रहेगा। हम्म उसमें ये है साहब कि मैं माइक्रो और स्मॉल का एंटरप्रेन्योर हूँ, आप लार्ज स्केल वाले हो। आपने मुझे मैंने आपको 1 करोड़ रुपए का सामान बेचा। अब आपने मुझे पेमेंट, यदि अपना एग्रीमेंट है तो हम्म आपको 45 दिन के अंदर देना है, और कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर देना है, एज पर एमएसएमई डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। आपने दोनों काम नहीं किया। अब हम्म आपने क्या करा कि इस फाइनेंशियल ईयर एंड तक भी मेरे को पैसा नहीं दिया। अब उसका हम्म फायदा वो देखिए, नुकसान। सबसे पहले जो 1 करोड़ की सप्लाई जो मैंने दी है आपको, वो हम्म। आपके प्रॉफिट में जुड़ जाएगा। वो तो नेट आपका जो प्रॉफिट में जुड़ जाएगा। हाँ, तो आपका जो प्रॉफिट है वो हिट होगा, और उस पर इनकम टैक्स लगेगा 30%। तो हाँ आप हाँ हाँ 30 लाख, 1 करोड़ में 30 लाख रुपए का आपको इनकम टैक्स लगेगा। फिर हाँ। आप, और जो वो तभी और डिडक्शन जो आप एक्सपेंडिचर करते हो, वो डिडक्शन दिखाओगे, वो डिडक्शन डिसअलाउ हो जाएगा। हम्म। और फिर वो कैरी फॉरवर्ड आके अगले साल होगा, तो आप पूरी तरह से परेशान हो जाओगे। तो और इसके लिए मैंने सारे एमएससी को एक सेमिनार भी किया था रेफ्रिजरेशन वालों के लिए यहाँ इंदौर में, कि आप अपनी सप्लाईज के ऊपर अपने बिल इनवॉइस पर माइक्रो स्मॉल का स्टेटस लिखो, और अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर लिखो, ताकि जो जो बायर है उसको मालूम पड़े कि भैया मैं माइक्रो स्मॉल से ले रहा हूँ, इसको 15 या 45 दिन में पैसा देना है। और देना उसमें है। आपकी और एमएसएमई एंटरप्रेन्योर की भी नहीं चलेगी। आपने कहा कि साहब हम दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया है कि हम 180 दिन बाद देंगे, और ये भी तैयार है, हम भी तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट तैयार नहीं है, आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, और आपको ये सारे पेनल्टी और झंझट में पड़ जाएंगे, मतलब लगेगा। आपके एग्रीमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं। ये बड़ा ये बड़ा खतरनाक और बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब ये इससे तो। लोगों की पेमेंट की प्रॉब्लम थी ना, बहुत अरे सारी बहुत प्रॉब्लम बड़ी थी। प्रॉब्लम खत्म कर दी, मतलब इससे गवर्नमेंट इतनी तेजी से चक्कर घुमा देगा। ये कब का प्लान है, ये कब बनाया गवर्नमेंट ने? ये 1 अप्रैल 23 से लागू है, और इस असेसमेंट ईयर में एप्लीकेबल है। तभी तो सारे फाइनेंस मिनिस्टर के पास, खासकर टेक्सटाइल बिजनेस के ओनर्स सबसे ज्यादा परेशान हैं कि साहब इसको कम से कम 1 साल के लिए और टाल दो, क्योंकि ये जो है हम हम्म। लोगों को बहुत समस्या हो रही पेमेंट देने में। हाँ सीरियसली, एक्चुअल में पेमेंट ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एमएसएमईज के साथ में, वो पेमेंट निकलवाना ही। अब तो गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि पेमेंट नहीं देने वाला बर्बाद ही हो जाएगा, मतलब परेशानी हो जाएगा पूरी तरह से। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सर, इसके बारे में मैं और पढ़ना चाहूंगा, आप मुझे भेजिएगा कुछ और हम्म कोलेट्रल हम्म हो तो हम्म पढ़ने को। व्हाट डज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पे आप लोग कुछ सपोर्ट देते हैं क्या आईपी में? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में एक तो अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत सारे करते हैं। इसके अलावा यदि कोई एमएसएमई है ना, इसमें ये सबके है, तो यदि कोई पेटेंट लेता है तो उसका जो रीइंबर्समेंट है 1 लाख रुपीज हमसे ले सकता है। और यदि कोई फॉरेन पेटेंट लेता है तो 5 लाख रुपीज तक का रीइंबर्समेंट हमसे ले सकता है। मतलब इंटरनेशनल पेटेंट? इंटरनेशनल पेटेंट। और यदि उसने ट्रेडमार्क लिया है तो 10,000 का हमसे रीइंबर्समेंट ले सकता है। यदि डिजाइन रजिस्ट्रेशन लिया है, क्योंकि फॉर यूएसए में डिजाइन रजिस्ट्रेशन को डिजाइन पेटेंट कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डिजाइन पेटेंट को डिजाइन रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो डिजाइन हम्म। रजिस्ट्रेशन पे हम 15,000 देते हैं, और इसके अलावा जीआई, कोई जीआई टैग लेता है तो हम 2 लाख रुपीज का रीइंबर्समेंट करते हैं। तो ये इतने सारे बेनिफिट्स हमारे आईपीआर, एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम का जो आईपीआर कंपोनेंट है उसमें बेनिफिट्स मिलता है। वेरी नाइस। एंड इसमें यदि हम बात करें तो कैपेसिटी बिल्डिंग पे, पर्टिकुलरली लाइक एक्सपोर्ट एंड आईपीआर पे, इस पे क्या कोई एक्टिविटी चलती है? जैसे हमारे यहाँ ईपीसी है एक, हम्म। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो वो आपके डिपार्टमेंट में कुछ चलती है क्या, एक्सपोर्ट में हेल्प करवाते? हमारा एक एक्सपोर्ट सेल है,
जो कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेल है, जो कि एक्सपोर्ट के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी करता है। और हमारी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मतलब हम तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का अटैच्ड ऑफिस है, ऑफिस ऑफ द डीसी एमएसएमई। तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की स्कीम है कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर, जो कि हम्म। आईसीएसटी का कंपोनेंट है, जिसमें हम लोग 1,30,000 का जो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर है उसको बेनिफिट देते हैं, जिसमें ईसीजीसी का इंश्योरेंस है 10,000 तक का। आरसीएमसी का जो चार्ज है उसका मैक्सिमम 20,000 रीइंबर्स करते हैं, और सर्टिफिकेशन या टेस्टिंग पर 1 लाख रुपीज हम रीइंबर्स करते हैं। बस आपका आईसी डेट ऑफ शिपमेंट से 3 ईयर से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। तो ये फर्स्ट टाइम कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर एक्सपोर्टर्स है। तो ये है। और इंटरनेशनल कॉपरेशन स्कीम का एक इंपॉर्टेंट है, जो कि हम फॉरेन में भी ले जाते हैं एग्जीबिटर्स को, और उसमें पर एमएसएमई हम 5 लाख रुपीज रीइंबर्स करते हैं। 3 lakhs टूवर्ड्स स्टॉल एंड 2 lakhs फॉर एयर रिटर्न एयर फेयर ऑफ इकोनॉमी क्लास। और ये थ्रू एसोसिएशन हम लोग 707 ग्लोबल इंटरनेशनल फेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और वो एसोसिएशन के माध्यम से फरवरी मार्च में अप्लाई करना होता है, पूरा साल भर का वो कैलेंडर रहता है, और उसमें जो जिसका सिलेक्शन होता है फिर वो अपना आराम से अपने एंटरप्रेन्योर को ले जा सकता तो ये कोई एसोसिएशंस जो आपके, आप जिनकी बात कर रहे हैं, वो आपके साथ रजिस्टर्ड एसोसिएशंस होंगी? है। हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है ये, सोसाइटी और एसोसिएशन का जो एक रजिस्ट्रेशन होता है एज अ रजिस्ट्रेशन होता कंपनी। है हाँ, वो? हाँ, बस वही है। नहीं सोसाइटी तो एक्ट मान में लीजिए यहाँ पे हमारे कुछ एंटरप्रेन्योर मिलके एक एसोसिएशन बना देते हैं, 3 इयर्स पुराना होना चाहिए एसोसिएशन। तो फिर वो आपके बेनिफिट्स, जैसे उसके बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। एसीआईआई है, पीएचडी है, एसोचेम है, ठीक है ना। हम्म। और अपने यहाँ एआईएमपी है, प्लास्टिक एसोसिएशन है ना, फार्मा एसोसिएशन है, स्मॉल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, ये और सारे, ये नमकीन एसोसिएशन, कन्फेक्शनरी एसोसिएशन। मैं जब इंदौर में था मैंने 55 लोगों को फॉरेन भेजा था, और 2 to 3 इयर्स के अंदर। और उन सबको रीइंबर्समेंट भी मिला था। उस वक्त तो पैसा भी कम था, पर सबको पैसा मिला था। तो वो जो फॉरेन भेजा था वो किस प्लान के तहत भेजा था आपने? उस वक्त क्या था कि उस वक्त एंटरप्रेनर सीधा हमारे पास आता था, हम रिकमेंड करते थे दिल्ली, और दिल्ली से अप्रूवल के बाद आप फॉरेन जाके हमसे क्लेम कर लीजिए, वहीं पर मेरे ऑफिस में आके रीइंबर्समेंट क्लेम करना पड़ता था। बाद में क्या हुआ, कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हुई है जिसमें एंटरप्रेनर गया नहीं है, कोई फर्जी सर्टिफिकेट है, किसी कबूतरबाजी की है, किसी को भेज दिया है, तो मिनिस्ट्री ने बोला कि आप एसोसिएशन के रूट से आए तो ही हम आपको रीइंबर्स करेंगे। तब से जो है, मुझे नहीं मालूम है मध्य प्रदेश में अभी कितना हुआ है, पर जब वो था तब मैंने 55 लोगों को फॉरेन भेजा था। नहीं, और अब उसमें ज्यादा हो एट्टी नहीं रहा है, परसेंट और हो भी रहा हो एट्टी तो ये। परसेंट वुमन थी। उसमें हाँ। 80% वुमन थी, 80% वुमन एंटरप्रेन्योर थी। और जिसमें उनका इन्वेस्टमेंट 5 लाख से 10 लाख था। इतने छोटे वेरी माइक्रो एंटरप्रेन्योर को मैंने फ्रांस में, और अपने ग्रीस में, चाइना में, है ना, साउथ कोरिया में भेजा था। नाइस, वेरी नाइस। सर, ट्रेड्स के बारे में कुछ बताइए, ये क्या प्लेटफॉर्म है, क्या काम करता है? ये फिर अगेन, ये जो अपना एमएसएमईज का पेमेंट की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम, ये एक प्लेटफॉर्म है जो 3 लोगों से मिलकर बना है, बायर, सेलर एंड फाइनेंसर। ये आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है। इसमें 3 एजेंसीज आरबीआई ने अप्रूव कर रखी है, जिसके स्टेक होल्डर्स बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई बैंक है, कुछ नेशनलाइज बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स भी है, एक्सिस बैंक है ना। तो ये अब ये प्लेटफॉर्म ऐसे काम करता है, मान लो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ एमएसएमई का, आप एक जो है बायर है लार्ज कॉर्पोरेट, जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, और या फिर आप उस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब मैंने आपको अपना सामान दिया, से 1 करोड़ का सामान दिया। अब आपको मुझे पेमेंट देना है। आपने कहा कि साहब मैं अभी थोड़ा, मैं अभी एकदम तो नहीं दूंगा। तो हम्म। ऐसा हम कर सकते हैं कि मैं क्या करूंगा कि आपको इनवाइस दूंगा। आपने इस इनवाइस को एक्सेप्ट किया कि आई हैव रिसीव्ड 1 करोड़ रुपीज गुड्स इन गुड कंडीशन, ठीक है। यानी आपका एक्सेप्टेंस हो गया इनवाइस पे। वो इनवाइस उस पोर्टल पे सेल होगी, और उसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो उसको बोलेंगे कि साहब हम इसको 6% डिस्काउंट, कोई बोल रहा है 7% डिस्काउंट, कोई बोलता है 8% डिस्काउंट, कोई बोलता है 5%। तो जो अच्छा डिस्काउंट देगा, यानी कोई हम्म। 6% ही देगा, तो मैं उस 6% वाले को बोलूंगा कि साहब ये आप इस इनवाइस खरीद लीजिए, और वो खरीद लेगा। तो क्या होगा, 94% पैसा मेरा 72 आवर्स के अंदर मिल जाएगा, आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट, जो इनवाइस एक्सेप्ट किया है उसने। सॉरी। तो 72 आवर्स में मुझे जो है उसका पैसा मिल जाएगा 94%। और ये जो 6% है ये बैंक का प्रॉफिट हो जाएगा। और जो लार्ज बायर है वो जो है उससे वो 45 डेज के अंदर उसको ले लेगा फाइनेंसर। तो फायदा क्या होगा कि यदि लार्ज बायर नहीं देगा तो ऑटो डेबिट फैसिलिटी इसके पास है
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास। तो एक तरह हाँ, से एमएसएमई का पेमेंट 3 दिन के अंदर भी मिल सकता है थ्रू ट्रेड्स पोर्टल। वेरी नाइस। ये पोर्टल मतलब ये डिस्काउंटिंग सर्विसेज बहुत ज्यादा कनाडा में तो मैंने बहुत ज्यादा देखी हैं, बहुत ज्यादा चलती हैं। बिकॉज किसी अपने के इंडिया पीछे में भी हो पेमेंट रहा का है। फॉलो अभी अप नहीं अभी करना इंडिया है। में 1 लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है अभी। और फिर भी अभी इसमें अवेयरनेस भी बाकी है, लोग हेजिटेट भी हाँ कर हाँ, रहे हैं अवेयरनेस का तो आलम क्योंकि ये है कि मुझे ही नहीं पता है, मतलब मैं अपने आप को नहीं बोलता हूँ। ये 2020 से है। तो 2020 हाँ जब आप हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें वो 2 बात पूछता है आपसे फाइनल। आर यू हाँ। इंटरेस्टेड फॉर गेम, आप यस बोलो। फिर पूछा आर यू इंटरेस्टेड फॉर ट्रेड्स, आप यस बोलो, तो ऑटोमेटिकली आप उस प्लेटफॉर्म पे चले जाओगे। पहले हम फ्री लेते थे, अभी उसकी कुछ फीस हो गई है 5-7 हजार। पहले ट्रेड पोर्टल पूरा फ्री था, क्योंकि अच्छा। कोविड के टाइम पे बहुत मैंडेटरी था कि चलो लोगों को बेनिफिट किया जाए। क्या है, थोड़ा अमाउंट रखना जरूरी है, नहीं तो उसका फिर वैल्यू खत्म हो जाता नहीं, है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ट्रेड प्लेटफॉर्म पे मान लीजिए कि मैं एक एज ए कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग का काम है मान लीजिए मेरा, मैं गवर्नमेंट को सप्लाईज और सर्विसेज देता हूँ। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स रजिस्टर्ड हैं क्या ट्रेड पे? हमारा पैसा अटक जाता है बड़े बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ? नहीं, इसमें क्या हो रहा है कि ट्रेड्स पोर्टल पे अभी रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है, लेकिन ट्रेड्स पोर्टल के माध्यम से लोग इनवॉइस सेलिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो मैंडेटरी किया है। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और ऐसे कंपनीज जिनका टर्नओवर जो है 250 करोड़ से ज्यादा है, वो हम्म। लिमिट हो सकता है बढ़ गई होगी, 500 करोड़ होगी, पर लार्ज कॉर्पोरेट्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इनको ट्रेड्स पे कहा है। हालांकि कुछ ये स्टेट कंपलसरी है गवर्नमेंट उनके लिए, मैंडेटरी है? मैंडेटरी है, लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट अभी रजिस्टर्ड हुए हैं, जैसे गोवा हुआ है और तमिलनाडु हुआ है। 6 से 7, पंजाब भी हुआ है, 6 से 7 स्टेट्स अभी हुए हैं। पर अभी कई स्टेट्स का आना बाकी है। और ये जो है, जब तक और मैंडेटरी तरीके से, स्ट्रांग तरीके से एक्शन नहीं होगा, तब तक ये चलता रहेगा। नहीं, पर जिनके साथ हो गया है उन उन स्टेट्स के साथ में काम करना काफी सेफ हो गया है इसका मतलब। बिल्कुल सेफ हो गया है, बिल्कुल जैसे सेफ आप हो बोल रहे हैं गोवा के साथ में, तमिलनाडु के साथ में। गया। गोवा, तमिलनाडु, तो पंजाब, ये 6 स्टेट्स के साथ हुआ है ट्रेड्स तो अगर पोर्टल पे। मान लीजिए मुझे बिल, मेरा बिल बना एक से 1 करोड़ रुपए का किसी डिपार्टमेंट का, मैं जाके ट्रेड्स पे उसको डिस्काउंटिंग करवा के और मैं अपना पैसा लेके बाहर हो जाऊं। बस वो फाइनेंशियल क्योंकि इससे इंस्टीट्यूशन ज्यादा आपके तो जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में यूं ही अकाउंटेंट को देना पड़ जाता है। ये सब तो दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्लेटफॉर्म्स लाए हाँ, हैं। मतलब मोदी है तो मुमकिन है वाली बात हो रही है मेरे ख्याल से यहाँ पे। क्योंकि आपने दो तीन ऐसी बातें बताई हैं विच इज रियली मतलब एस्टॉनिशिंग। हम्म। जैसे ट्रेड्स अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई कि अगर ऐसा है, सेक्शन इतना हो रहा सही, है तो सेक्शन आपने 43 बी शोषण से ही एच बचा दिया। अभी आपने एक वो 43BH बताया। बी एच वो बड़े हाँ। बड़े जो मगरमच्छ हैं वो हम्म शोषण हम्म कर रहे हैं जो छोटे लोगों हम्म का, वो तो ऑलमोस्ट हम्म। खत्म ही हो गया और बाय और सिस्टम खत्म। उसमें हम यही कह रहे हैं कि आप उद्यम रजिस्ट्रेशन लो, है ना। रजिस्ट्रेशन हम्म। 80% का, अभी उद्यम रजिस्ट्रेशन का आप डाटा देखेंगे तो 2 करोड़ 50 2 करोड़ 13 14,000 होगा अभी केवल, है ना, या थर्टीन ऑलमोस्ट टू नो करोड़ करोड़ थर्टीन है। लैख हाँ। और 1.25 करोड़ जो है, यूएपी एक प्लेटफॉर्म बना है जिसको बोलते हैं उद्यम असिस्टेड प्लेटफॉर्म। हमने ये क्या बोला है कि यदि किसी के पास पैन नंबर नहीं है, हमारे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जिसका पैन नंबर भी नहीं होता है, तो वो उद्यम असिस्टेड प्लेटफॉर्म पे विदाउट पैन उसको बैंक उसका रजिस्ट्रेशन करके देगा। और हाँ, सारी बैंक्स को इंस्ट्रक्शन है। तो आज की तारीख में क्या होता है, जैसे ही बैंक में लोन के लिए कोई पहुंचता है तो उसको उद्यम असिस्टेड प्लेटफॉर्म यूएपी पे उसको रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है, यदि उसका पैन नहीं है तो, और पैन है तो उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है। तो ये टोटल अभी 3.25 करोड़ या 3.40 करोड़ का रजिस्ट्रेशन हो गया है, उद्यम और यूएपी दोनों मिला के। तो ये संख्या बढ़ना और चाहिए। ये आप सब आप 10 करोड़ की बात कर रहे हो, 10 करोड़ में अभी सिर्फ 3 करोड़ रजिस्टर्ड है, तो 7 करोड़ अभी भी 7 करोड़ करना है। रजिस्ट्रेशन बाकी हैं। और हाँ जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन और अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी वो चीजें हाँ, सुधरती चली जाएंगी। बिल्कुल। नहीं, मतलब एक्चुअली मेरे क्या है ख्याल से आज, मेरे जैसे व्यक्ति को तो एक ये करना चाहिए कि ये रजिस्ट्रेशन करना ही अपने आप में एक मेरा ये सॉरी मिशन, रजिस्ट्रेशन। एक मिशन हो जाए, एक हाँ, मिशन कि हो लोगों को जाए। इतना अवेयर कर दूं कि कम से कम ये 7 करोड़ में से 1 आध करोड़ लोग कम से कम रजिस्ट्रेशन करें और 1 करोड़ डिजिटली हो जाए तो अपनी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम तो इंडस्ट्री एसोसिएशन को कहते हैं, ट्रेडर्स बॉडी है केट, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। मैंने कहा हम्म। कि सर आपके पास कितने ट्रेडर्स हैं, तो कह रहे साहब 7.5 करोड़ है। मैंने आप सिर्फ 50% का रजिस्ट्रेशन करा दो तो 3 करोड़ और बढ़ जाएंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन। हम्म। हम्म।
नहीं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कम से कम हम जैसे लोग जो इस इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में काम करते हैं, उन लोगों को ये ध्यान रख के करना चाहिए। मैं अभी तक इस तरह से इसलिए नहीं सोच रहा था, ऑनेस्टली बताऊं, कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं गवर्नमेंट के साथ में ऐसे किसी इन्वॉल्वमेंट में पढूं जहां मैं गवर्नमेंट से पैसा मांगता बैठूं, बिकॉज वो हम्म सारी एक ऐसी कहानी है जो मेरे नेचर से मैच नहीं करती। मैं उतना सब नहीं कर पाता हूँ गवर्नमेंट लाइजनिंग। तो मुझे मेरी पीआईपी, मेरी साइकोलॉजिकल नीड सफिशिएंटली फुलफिल नहीं होती। बट जो आप बता रहे हैं, अगर उसको ही हम टारगेट कर लें और हम्म उसको ही अवेयरनेस कर दें, और हमारी एक एनजीओ सशक्ति स्पिरिचुअल सोसाइटी, उसके माध्यम से हम लोग इस अवेयरनेस को फैलाएं, तो ही दैट कैन बी अ बिग टास्क फॉर अस। बिकॉज 7 करोड़ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने रजिस्टर नहीं कर रखा है, या 5 करोड़ भी ऐसी हैं। हम्म। तो ह्यूज गैप, मतलब इतना ह्यूज गैप, ह्यूज गैप। बहुत ही बड़ा गैप है। और ये तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन की बात है, उसके बाद सारे जो बेनिफिट्स आपने बताए वो हैं। तो है। और उन सब पे हम लोगों को काम करना चाहिए। आई टेक इट सीरियसली सर। मतलब यस। आपसे बात करके ये एक मिशन टाइप क्लैरिटी हो गई कि अपने काम को थोड़ी और रैशनैलिटी देने के लिए जितना जरूरी हो सके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करके जितना काम कर सकते हैं उतना करें, जितना फिजिकली जाके यस कर सकते हैं उतना करें। काम तो बहुत है इसका, मतलब यस यस बहुत कुछ यस। करने को बाकी है। थैंक यू सर। इज देयर एनीथिंग दैट इज मिसिंग फ्रॉम माय साइड कि मैंने कुछ पूछना बाकी रह गया? अदरवाइज सीखने को बहुत कुछ है, आपके पास बहुत सारा है बताने को, और इसमें मुझे भी एक बहुत एक सारा पॉइंट बहुत पूछना है। इंपॉर्टेंट है। अपन जब एमएसएमई की पेमेंट्स की बात कर रहे थे, एक डिलेड पेमेंट भी है, जिसमें क्या होता है कि आपने यदि टाइम से नहीं दिया, तो मैं माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के रूप में स्टेट की जो फैसिलिटेशन काउंसिल है उसमें अपना केस लगा देता हूँ। और यदि मैं जीत जाता हूँ, तो आपको जो भी बैंक का नोटिफाइड इंटरेस्ट है उससे 3 टाइम्स, यानी यदि 7% यदि मान लो है, तो 21% के साथ मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो ये एक एमएसएमई के लिए, कि जब आप, वो बेचारा जो है 3 बार आपसे कम्युनिकेशन कर रहा है, बार बार बोल रहा है मेरा पैसा दो, आप नहीं दे रहे हो, तो फैसिलिटेशन काउंसिल में केस करके जो है वो हो जाता है। और ये और फैसिलिटेशन काउंसिल हर स्टेट में है? हर स्टेट में 2006 से मैंडेटरी फंक्शनिंग कर रही है। और इनका कोई टाइमलाइन है डिसीजन देने का? देखिए, ये जब ये एक्चुअली ये कॉसी जुडिशियल एक सेटअप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट रहता है। लेकिन क्योंकि अब हमने पूरी तरह से स्टेट को दे दिया है ना, लेकिन जो आजकल केसेस थोड़े से फास्ट हो रहे हैं, सभी सभी दूर फास्ट हो रहे हैं। तो ये जो है, नहीं तो पहले तो 5-5 साल लग जाते थे, आजकल जो है 2-2 साल, 1-1 साल के अंदर और आ रहा है। इसमें लेकिन सर्विस प्रोवाइडर्स भी आगे फाइट कर सकते हैं? मतलब मान लीजिए मैंने किसी को ओनली ओनली मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। हाँ हाँ, एमएसएमई इंटरप्राइजेस के सर्विस एमएससी, प्रोवाइडर। एमएससी, एमएससी माइक्रो, एमएससी एमएससी। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेस। और और दैट इज लेस देन से 100 करोड़, कितना बताया आपने इस टाइप? 50 करोड़ का टर्नओवर से कम होना चाहिए। और 50 करोड़ से? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। मशीन का ओके। इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम, और टर्नओवर 50 करोड़ से कम, तो ये सारे एलिजिबल हैं इसमें। हाँ, मतलब हमारे सर्विस एंटरप्रेन्योर्स इस चीज के लिए बहुत परेशान होते हैं। और आपको कोई सर्विस प्रॉब्लम हो, आप एंटरप्रेन्योर्स हमें यूजुअली बताइए, 50 करोड़ क्योंकि तक जाते ही नहीं है। हाँ, मैंने अभी कई केस जो हैं लोगों से बातचीत करके समझा के भी थोड़े से क्लियर हुए हैं। तो कुछ हो तो आप बताएं, हम हेल्प कर सकते हैं उनकी, अच्छे लॉयर से, लीगल अथॉरिटी से मिलवा के। चलिए, मैं पक्का आपको बताऊंगा ये सारी चीजें। यस यस। इट वॉज अ हम्म। प्लेजर टू टॉक टू यू। अभी मुझे लग रहा है मुझे बहुत कुछ समझना है और बहुत कुछ सीखना है, पर वो टाइम ऑलरेडी ज्यादा हो गया है। विल कंटिन्यू विद दीज काइंड ऑफ सेशन सर। ओके मुझे ओके। बहुत सारी चीजें इन डेप्थ समझनी है आपसे। हाँ हाँ हाँ। ट्रेड्स को प्लेटफॉर्म के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं, ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इनको कैसे यूज कर सकते हैं, किन प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं। अब इट विल बी आर पार्ट कि हम लोग स्टडी करें एंड देन वी कम अप टू यू, एंड देन वी यस। आर गोइंग टू हैव दिस काइंड ऑफ डिस्कशन ओपन फॉर ऑल। मतलब ये ओपन। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट की जगह में एक दिन आई विल बी हैविंग अ कंप्लीट वेबिनार फॉर्मेट wherein we यस are यस। going to call 100 or 200 उसमें आप entrepreneurs। सिर्फ उनसे बोलना, सिर्फ इंटरेक्शन होगा। हाँ, ओनली वही इंटरेक्शन के हिसाब से। उन इंटरेक्शन। लोगों से डायरेक्ट आप इंटरेक्शन करेंगे तो दे विल बी हैविंग हैंड्स ऑन प्रॉब्लम कि अभी हम मेरी कंपनी यस। में ये चल रहा है सर, सोल्यूशन बता हम्म। दीजिए। तो वी आर यस गोइंग यस। टू हैव दिस काइंड ऑफ वेबिनार नेक्स्ट मंथ में, हम लोग प्लान करते हैं। एंड आई विल बी ओके कॉलिंग अ फ्यू एंटरप्रेन्योर्स हियर सर। ठीक सर। ओके ओके। It was a pleasure to talk to you. Thanks for such an enlightening session. And I hope your support will be there for all of our entrepreneurs in future also. श्योर श्योर श्योर। Thank you, गुड sir. लक। Thanks. Thanks a lot.